नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 181वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर कवर करते हैं। आज की क्लास में भी आपको जीके के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उसी के आपको जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कवर करने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लगातार रिपीट हुए हैं। जो इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था फरवरी में, काफी क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट इस एग्जाम में आए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका यही फायदा होता है, काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम टू एग्जाम रिपीट होते रहते हैं और हम उनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ करते हैं। तो कुछ एग्जाम में उनसे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं और कुछ एग्जाम में एग्जैक्टली वही चीज आपसे पूछ ली जाती है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? यानी आपदा के खतरे से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना और आपदा के लिए सहायता करना, ये सारा काम किस संगठन का है? ये आपके UNDRR का है। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इसका पूरा नाम है। यूएन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। 1999 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। शुरुआत में जब इसे स्थापित किया गया 1999 में, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था UNISDR, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये इसका पूरा नाम था। 2019 में इसका नाम इससे बदलकर क्या कर दिया गया? UNDRR कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस किताब का जो पूरा नाम है वो ये है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये इस किताब का पूरा नाम है और इस किताब को लिखा है शशि थरूर ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। शशि थरूर की इस किताब ने 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था और इस किताब को शशि थरूर ने 2016 में लिखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस किताब से जुड़ी हुई। ठीक है, 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला था। कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं शशि थरूर की जो कई बार एसएससी के पेपर में पूछी गई है और अब स्टेट एग्जाम में आने लगी है। उनके नाम लिख लीजिए। पहली किताब है व्हाई आई एम हिंदू, ये किताब किसकी है? शशि थरूर की। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नोवेल, इन्हीं की किताब है। इन ग्लोरियस एम्पायर, इन्हीं की किताब है। और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं की किताब है। ठीक है, एक और चीज इस किताब के नाम को लेकर के ध्यान रखना, इस किताब का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस और एक किताब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो एरा अगर आता है, एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की है और एरिया ऑफ डार्कनेस आता है, वह किताब VS नायपाल की है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना किसे संदर्भित करती है? तो ऐसी योजनाएं पूछ ली जाती है। अगली बार हो सकता है पूछेगा इस योजना को किसने शुरू किया था, इस योजना को कब शुरू किया गया, इस तरीके से। प्यूरा योजना को डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने शुरू किया था। जनवरी 2003 में इसकी शुरुआत होती है और इसका पूरा नाम है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी जो ग्रामीण एरियाज हैं उनको मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे प्यूरा कहा गया। ठीक है, 2003 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा भारत पहल, इसकी शुरुआत 2018 में करी गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस कार्यक्रम को, इस योजना को शुरू किया गया। भारत साइबर सुरक्षा भारत पहल, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए, दिवस को लेकर के जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, उनको लेकर के एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार सवाल बने हैं। अब आपके ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्टेट एग्जाम में भी आने लगे हैं। यूपी पुलिस में ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ज्यादातर अब वैसे दिन पूछे जाने लगे हैं जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, वैसे अब कम आने लगे हैं और इस प्रकार के ज्यादा आने लगे हैं। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस अच्छे से कवर करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करते हैं तो इसे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। 1981 में इस दिन को शांति दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को विश्व शांति दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यहां पर जो मैंने ऑप्शंस लिए हैं, ये ऑप्शंस आपके एग्जैक्ट वही हैं जो आपको एग्जाम में दिए गए थे। अगर यहां पर एग्जामिनर 2 अक्टूबर को भी इंक्लूड कर देता तो काफी सारे फ्रेंड्स इसमें जल्दबाजी में गलत कर देते और 2 अक्टूबर को टिक कर देते। देखिए, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो अलग है, वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूजन आपने नहीं करना है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी तक स्टेट एग्जाम में आपसे पूछा जाता था कि जो मानव अधिकार आयोग है वो कब बना था। तो आप कहते थे, आपने डेट सहित पढ़ा है कि 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है। अब आयोग नहीं पूछा है, अधिनियम पूछा है। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था यह 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था और इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग बना था। ठीक है, जो हमारी संविधान वाली सीरीज है उसमें हमने इस बारे में मानव अधिकार आयोग के बारे में, इसके संगठन की, इसकी संरचना के बारे में डिटेल में बात करी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? देखिए, राज्य अपने राज्य के अंदर जो राज्य सरकारें होंगी वो पंचायत व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेंगी। ये बात कही गई है आर्टिकल 40 में जो डीपीएसपी का पार्ट है। लेकिन पंचायतों के गठन से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया है, उनकी संरचना क्या होगी, किन किन क्षेत्रों में कौन सी पंचायत बनेगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके इलेक्शंस कैसे होंगे, वो सारी बातें उनके गठन से लेकर के कार्यकाल तक वो सब किसमें है? 243 में है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। जैसा हमारी जो सीरीज है संविधान वाली सीरीज, उसमें हमने जब पंचायती राज को पढ़ा था तो 243 आर्टिकल को डिटेल में समझा था, क्योंकि काफी लंबा ये आर्टिकल है। पंचायतों से जुड़े प्रावधान इसी में है, नगर पालिका से जुड़े प्रावधान इसी में है, सहकारी समितियों के प्रावधान भी इसी में है। ठीक है, कई बार उन आर्टिकल से सवाल बनते हैं तो आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो एक और वैसा अनपॉपुलर डे जो ज्यादा पूछा नहीं गया है लेकिन अब पेपर में आया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखिए, 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होती है और 1950 में यह स्थापना होती है 25 मार्च को। इसीलिए हर साल 25 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसका जो ये मौसम विज्ञान संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? देखिए, मैंग्रोव वन, जब हमने ज्योग्राफी की डिटेल सीरीज कवर करी और भारत में होने वाले जो अलग अलग प्रकार के वन थे, वनस्पति थे, उनके बारे में जाना, तो मैंग्रोव वन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। नंबर 2 पर कौन था? गुजरात था। और नंबर 3 पर कौन था? अंडमान निकोबार था। अब उसने और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन कर दिया कि अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप में आपके ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन आपके उत्तरी अंडमान में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नोवा का मतलब क्या होता है? देखिए, नोवा, इसकी अगर हम बात करें, ये एक अमेरिकी संगठन है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हिंदी में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन अमेरिका की एक संस्था है जिसे 1970 में बनाया गया था, जिसका काम है समुद्र के वायुमंडल पर, वहां के एटमॉस्फेयर पर नजर रखना, उसकी समीक्षा करते रहना। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। संविधान वाली सीरीज में जब हमने प्रस्तावना वाला वीडियो कवर किया था तो प्रस्तावना में आए एक एक इंपॉर्टेंट शब्द को हमने डिटेल में समझा था। उसी में एक शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक और अपनी विदेश नीति बिना किसी दूसरे देश के दबाव में डिसाइड करता है, यानी हमारे आंतरिक मुद्दों में या हमारी विदेश नीति में कोई भी तीसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्या क्षेत्र के मध्य में स्थित है। तो कौन सा पठार है जो अरावली और विंध्या क्षेत्रों के बीच में है। अरावली और विंध्या के बीच में हमारा मालवा का पठार है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। ये क्वेश्चन 2024 में फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ वहां पर भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, सेम इट इज, यहां पर ऑप्शंस दिए गए थे। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया के कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, कंटेंट क्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। एक होता है कंटेंट क्रिएशन और एक होता है कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट क्रिएशन के मतलब होता है कि जब आप अपना कोई नई चीज बनाते हैं वो कंटेंट क्रिएट में आ जाती है, और जब आप दूसरे की चीजों को, उनमें से सिलेक्टेड चीजों को लेकर आते हैं उसे कहा जाता है कंटेंट क्यूरेशन, यानी अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन करना, उसका आयोजन करना और उसको शेयर करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कंटेंट क्यूरेशन में ऐसी जानकारी को चुनना और उसको शेयर करना जो आपने खुद नहीं बनाई है, किसी दूसरे यूजर के ऑनलाइन पोस्ट या उसका जो ऑनलाइन लेख है वहां से उसको ले लेना, उसका कुछ पार्ट ले लेना या इंपॉर्टेंट हिस्सा ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित किस दिग्गज भारतीय सेना अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 फरवरी में आया था। सेम यही ऑप्शन वहां पर दिए गए थे, तो एज इट इज ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। सोल्जरिंग विद डिग्निटी जो यह उपन्यास है 2002 में लिखा गया था, और यह उपन्यास फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है। दीपिंदर सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, जो सैम मानेकशॉ के सहयोगी भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL। PRL का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। मुख्य परिसर इसका कहां पर है। तो जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, बहुत बार ये पेपर में आई है, ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह क्वेश्चन भी एज इट इज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में बना था, दोबारा से अब ये इस पेपर में बना। कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मुंबई में ये स्थित है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है। देखिए, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये आपके खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं जो हो जाएगा ये रबी की फसल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। तो जून से जुलाई के बीच में इसकी बुआई कर दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई कर दी जाती है। आमतौर पर मानसून काल में खरीफ की फसल को बोया जाता है। ठीक है, जबकि रबी की फसल की बात करते हैं तो ये शीतकालीन फसलें होती हैं, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे यहां पर है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा 2002 में इस दिन को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? देखिए, हाल ही में खबर आई थी पिछले साल कि ब्रिक्स के अंदर 6 नए देशों को शामिल किया गया है। वो 6 देश कौन कौन से थे? एक देश था ईरान, एक देश का नाम था इथियोपिया, एक देश था हमारा इजिप्ट यानी जिसे मिस्र कहते हैं, इसके अलावा UAE था, और एक हमारा सऊदी अरब था, और साथ में अर्जेंटीना था। इन 6 देशों को शामिल किया गया है ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, इन 6 में से जो अर्जेंटीना है इसने अब इनकार कर दिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? देखिए, नोटबंदी जो करी गई थी 8 नवंबर 2016 को करी गई थी, डेट सहित यह पूछी जाती है। इसके अंतर्गत किन नोटों को बंद किया गया था? यह क्वेश्चन भी बना है पेपर में। तो 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था, और सारे नोट जो 500 1000 के नोट लोगों के पास थे उनको बैंक में जमा कराना था, उनके बदले आपको अपनी नोट को बदली करवाना था। तो बैंक के पास कितने प्रतिशत नोट जो थे 1000 और 500 के ये वापस आ गए थे? ये आए थे लगभग 98.96%। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यानी लगभग 99% के करीब नोट बैंकों में यानी RBI के पास वापस आ गए थे। ठीक है, तो इस आंकड़े को भी याद करना है, कई बार पेपर में बन जाता है, जैसे अब की बार यह क्वेश्चन बना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के प्रीवियस ईयर के यहाँ पर 20 क्वेश्चन को कवर किया। इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करने का प्रयास किया, चीज़ों को लिंक करके देखने का प्रयास किया, ताकि चीज़ें आपको याद भी रहें और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पर होते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।